बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर रागले। मैं हूँ आतिफ वक्कास और आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 यानी वर्क एंड एनर्जी के इस 5th लेक्चर में बात करेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की। डियर स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी के मुतालिक पढ़ चुके हैं कि मैंने आपको बताया था कि ये वो एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से या उसकी शेप की वजह से मौजूद होती है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर अगेंस्ट द फील्ड वर्क करेंगे तो वो वर्क उस ऑब्जेक्ट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। यहाँ पर हम जो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे क्योंकि प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh है, और वो इसलिए कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से हमने ये प्रूव किया था कि जब वर्क करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो उसकी एनर्जी में चेंज प्रोड्यूस करता है। और mgh जो है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं बल्कि दैट इज़ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक किसी ऑब्जेक्ट को इनसाइड द फील्ड लेके जाएं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आती है उसको हमने mgh कहा हुआ था। लेकिन उस पहले पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी और उस दूसरे पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, वो वैल्यूज़ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसकी डिफिनीशन अगर देखें, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी एट अ सर्टन पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड टू अ पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल सच दैट द बॉडी इज नेवर एक्सेलरेटेड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा कि इनसाइड द फील्ड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हम जो वर्क करते हैं वो उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी चेंज करता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर तो वो अगेंस्ट द फील्ड है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, अगर तो अलोंग द फील्ड है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। लेकिन यहाँ पर मैंने बात की है कि किसी पॉइंट से पहले वो फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था इनसाइड द फील्ड, और अब हम इसके ऊपर वर्क करके उसको ऐसे किसी पॉइंट पे ले जाते हैं जहाँ पर कोई पोटेंशियल मौजूद नहीं है, यानी उसको अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से ही बाहर निकाल दें। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात याद दिला दूँ कि नेचर की 4 फोर्सेस में से ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको हम कहते हैं, ये दोनों लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं और ये कहीं पे भी ख़त्म नहीं होती क्योंकि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। हम आर की कोई ऐसी वैल्यू नहीं ले सकते जिसके लिए जो है ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके लिए ज़ीरो हो जाए। लेकिन हम फिर ये एज्यूम कर सकते हैं कि दूर कहीं इन्फिनिटी पे, यानी हमें पता ही नहीं है कि वो पॉइंट कहाँ पर है जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, बट इफ़ेक्टिवली हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो फील्ड एक पॉइंट पे इतनी वीक हो जाती है कि उसको इग्नोर किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर किसी पॉइंट से उठाकर हम इसको ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर फेंक दें, यानी ऐसे किसी पॉइंट पर जहाँ पर ग्रेविटेशन फील्ड ना होने के बराबर हो, इग्नोरेबल हो। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक और बात भी यहाँ पे जहन में रखें कि बॉडी एक्सेलरेट ना हो, क्योंकि हम सिर्फ एक ही फोर्स की बात करेंगे, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर और फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाती है, इसलिए वी डू नॉट वांट टू एक्सेलरेट द ऑब्जेक्ट। हम इस ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर ले जाने के लिए वर्क करेंगे, लेकिन थ्रू आउट दैट डिस्प्लेसमेंट हम एक्सेलरेशन ज़ीरो रखेंगे, इसलिए कि हम ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा किसी और फोर्स को दरमियान में नहीं ला रहे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को अगर आप देखें, यहाँ पर मैंने अर्थ को बनाया है। ये स्फीयर जो है ये अर्थ है और अर्थ की सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ये जिसका कुछ मास है m, और इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से जिसको मैंने पॉइंट 1 कहा हुआ है, मैं क्या करता हूँ, एक ऐसे पॉइंट तक ले जाता हूँ, पॉइंट n, जो कि बिल्कुल इन्फिनिटी के ऊपर है जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है।
तो ऐसे पॉइंट पर ले जाने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि मैं चाहता हूं कि कोई एक्सेलरेशन पैदा ना हो, और दूसरी बात यह है कि मैं थ्रू आउट फोर्स को कांस्टेंट रखना चाहता हूं, क्योंकि जाहिर है अगर वर्क डन के अंदर फोर्स वेरिएबल होगा तो वहाँ पर हमारे पास सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। वी हैव टू कीप द फोर्स कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी सिचुएशन में फोर्स तो चूंकि हम कांस्टेंट रख नहीं सकते। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स दैट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, दैट इज फंक्शन ऑफ पोजीशन। जो जो हम सरफेस से दूर होते जाएंगे आर चेंज होता जाएगा, आर चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा। इसलिए हम इसके साथ थोड़ा सा गोता करते हैं। किस तरह? वो इस तरह कि हम उस पूरी पाथ के इंतहाई छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं, इतने छोटे छोटे पेचेस बना लेते हैं कि हर पेच के लिए फोर्स ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस बात को डिवाइड करता हूं छोटे छोटे पेचेस में। अब मैं हर पेज के लिए वर्क डन कैलकुलेट करूंगा, फिर उन सारे वर्क डन्स को आपस में ऐड करूंगा, मेरे पास टोटल वर्क डन आएगा। जाहिर है वर्क स्केलर क्वांटिटी है, यू कैन सिंपली ऐड देम ऑल वंस यू कैलकुलेट द स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वर्क्स। सो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ले जाता हूं। मैंने यहाँ पर इनको दूर बनाया हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत एक दूसरे के करीब है, लेकिन फिर आपको सही तरह से नज़र ना आता, इसलिए मैंने मजबूरन इनको थोड़ा सा दूर बनाया हुआ है। लेकिन आप जहन में ये बात रखें कि वो डेल्टा आर इंतहाई स्मॉल है। तो क्या करता हूँ मैं सबसे पहले उस 1 से 2 तक ले जाने का वर्क कैलकुलेट करता हूँ, एंड दैट इज़ एफ एवरेज डॉट डेल्टा आर। वाई एवरेज फोर्स? दैट इज़ बिकॉज उस स्मॉल इंटरवल के अंदर आर की मुख्तलिफ वैल्यूज़ आएंगी, जिसकी वजह से फोर्स की भी मुख्तलिफ वैल्यूज़ आएंगी। लिहाजा मैं उनके लिए एवरेज फोर्स कंसीडर करूँगा, और एवरेज फोर्स जो है ज़ाहिर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और साथ में जो डेल्टा आर है, डेल्टा आर इज़ एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द R2 एंड R1। R2 इस ओरिजिन से 2 तक का डिस्टेंस है R2, और R1 इस ओरिजिन से पॉइंट 1 तक का डिस्टेंस है। तो R2 से R1 सब्ट्रैक्ट करें, आपको डेल्टा R मिलता है। मैं उस डेल्टा R को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ R2 माइनस R1। एफ एवरेज क्या है? जाहिर है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो मैंने इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का जो न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से मुझे मालूम है, ये फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर लूँगा। ये है GME डिवाइड बाई आर एवरेज स्क्वायर। ME इज मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल m इज मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। आर एवरेज इज द एवरेज रेडियस या एवरेज डिस्टेंस इन दोनों का, R1 और R2 का जो एवरेज है उसको मैं आर एवरेज स्क्वायर लिखता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एवरेज फाइंड करने के लिए फर्स्ट प्लस सेकंड डिवाइड बाई 2 करना होता है, मैंने किया है। लेकिन जब इसका मैं स्क्वायर लेता हूँ तो मैंने यहाँ पर R1 R2 लिखा है। क्यों? इसलिए कि अगर आप इस फार्मूले को देखें, आर एवरेज इज़ R1 प्लस R2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, चूँकि मुझे मालूम है कि डेल्टा R जो है R2 और R1 का डिफरेंस है, तो R1 में डेल्टा R ऐड करने से मुझे R2 मिलता है। तो R2 की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, R1 प्लस डेल्टा R और डिवाइडेड बाई 2। इसको फर्दर देखें तो ये क्या आ जाता है, 2R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2। और अब इन दोनों के लिए अलग अलग से इन दोनों के नीचे 2 लिखें तो ये हो जाता है 2R1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2। ये आर एवरेज है। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब दोनों साइड पे स्क्वायर लेने से मेरे पास आ जाता है आर एवरेज का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R बाई 2 होल स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर मैं ओपन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, दैट गिव्स मी आर एवरेज स्क्वायर दैट इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2R1
डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा आर का स्क्वायर आ गया, और मैंने ऑलरेडी आपको ये कहा कि डेल्टा आर इंतहाई स्मॉल है, तो इसका स्क्वायर और भी स्मॉल हो जाएगा। आई कैन इग्नोर इट एंड देन आई एम लेफ्ट विथ आर एवरेज स्क्वायर दैट इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R1 के साथ मैं यहाँ पर डेल्टा आर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप जानते हैं डेल्टा आर की वैल्यू, सो R1 इंटू R2 माइनस R1, डेल्टा आर की जगह मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर लिया। यहाँ से मैं ये देख सकता हूँ R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 माइनस R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर और R1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और मेरे पास R एवरेज का स्क्वायर किस चीज़ की इक्वल आ गया, R1 R2 के, और ये वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की है। सो जब मैं ये वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ तो मेरे पास इस इक्वेशन से ये बन जाते हैं। F एवरेज की जगह ये पुट किया, जहाँ पर R एवरेज के स्क्वायर की जगह मैंने R1 R2 पुट किया, और डेल्टा आर की जगह तो ऑलरेडी मैंने R2 माइनस R1 सब्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, अब मैं वो मिटा देता हूँ। आई होप आप समझ चुके हैं कि मैंने कैसे किया। एंड अब जब मैं ये सब्स्टिट्यूट कर लूँ यहाँ पर, तो मेरे पास ये फॉर्म आ जाता है। GMEM को मैंने बाहर रखा, इसको मैंने एक के नीचे भी लिखा और दूसरे के नीचे भी लिखा। ज़ाहिर है ये ब्रैकेट में है, 1/R1 R2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, दोनों के नीचे आ गया। R2 R2 के साथ कैंसिल हो गया, R1 R1 के साथ कैंसिल हो गया, और मेरे पास 1/R1 माइनस 1/R2 आ गया। दिस इज़ द वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाने का ये वर्क डन है। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, पॉइंट 2 से पॉइंट 3 तक जाने का भी वर्क डन फाइंड कर लेता हूँ, और बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ पे किया, जहाँ से आप जा रहे हैं उसको पहले 1/R2, मैं पॉइंट 2 से पॉइंट 3 जा रहा हूँ तो 1/R2 माइनस 1/R3। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से, और अगर मैं 3 से 4 जाऊं तो फिर उसके लिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 एंड सो ऑन, हत्ता कि मैं सेकेंड लास्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट की तरफ जाता हूँ। सेकेंड लास्ट पॉइंट इज लास्ट माइनस 1 एंड लास्ट पॉइंट इज Rn, so second last is Rn minus 1 and last point is point n, तो उसके लिए R जो है Rn है, इसलिए मैं ये उसके लिए लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं इन सारे वर्क्स को आपस में ऐड करूँगा, क्योंकि मुझे टोटल वर्क चाहिए, मुझे वो सारा वर्क चाहिए जो किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से लेकर n तक ले जाने के लिए रिक्वायर्ड है, और n को मैंने इज्यूम करना है कि वो आउटसाइड द फील्ड है। बट लेट मी फर्स्ट ऐड देम ऑल एंड सी हाउ मच वर्क आई नीड टू डू इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट हेयर टू दिस पॉइंट हेयर, एंड हाउ कैन आई डू दैट। लेट मी रिमूव दिस okay. Now here I get W total, and that is del W1 to 2 plus del W2 to 3 plus dash 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 plus del Wn minus 1 to n. If I add all these works, what I get, मेरे पास इनके मैथमेटिकल फॉर्म मौजूद हैं, मैं इनको ऐड कर सकता हूँ। G कैपिटल M स्मॉल m, चूँकि हर एक में मौजूद है
फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है और टू nth। तो इसलिए मैं इन सब में ये कॉमन ले लेता हूँ और बाकी इनका जो बकिया हिस्सा है यानी 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2 ये पहले का, प्लस 1/r2 माइनस 1/r3, 1/r2 माइनस 1/r3 एंड इस तरह चलते 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 मैं क्या कर लेता हूँ 1/rn माइनस 1 माइनस 1/rn। और जैसे आपको नज़र आ रहा है कि पहले में जो है 1/r2 नेगेटिव में है, दूसरे में पॉजिटिव में होगा। इसी तरह इसमें 1/r3 माइनस है तो उसके बाद वाले में 1/r3 प्लस होगा। और चलते चलते इसी तरह जो थर्ड लास्ट है उसमें 1/rn माइनस 1 नेगेटिव में होगा और सेकेंड लास्ट में ये देखें 1/rn माइनस 1 पॉजिटिव है और आखिर में मेरे पास सिर्फ ये बच जाएगा, बाकी अंदर वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट बच जाएंगे और मेरे पास ये रिज़ल्ट आएगा GMEM इंटू 1/r1 माइनस 1/rn। This is the total work I need to do in order to take the object here from point 1 to this point n. And now if I assume that Rn is infinity, why I need to put Rn infinity? That is because gravitational force is long range force. There is no any finite value of R for which the gravitational potential energy or the gravitational force or the gravitational field gives zero value. That's why I need to put Rn equals infinity. It is somewhere outside the field at infinity, and that's why when I put Rn equals to infinity, what I get? I get work total that equals G times MEM into 1 divided by R1 minus 1 divided by infinity. And if I remove this, I can get work total that is equal to GMEM and 1/r1. If I substitute R1 equals to radius of Earth. Why? That is because I had assumed that R1 is equal to that point 1 is its surface of Earth, and if it is surface of Earth, so this is actually radius of Earth. It is equal to R1, so I can substitute it, and this way I get 1 divided by R minus, और चूंकि 1 by infinity, anything divided by infinity is 0, so I can ignore this part, so I'm left with this RE only. So this is that work which I need to do in order to take an object from some point inside the field to a point of zero potential to a point outside the field. And this work done is actually the absolute potential energy. And symbol used for it is U, is GMEM divided by RE. But remember dear students, ये वर्क डन जो है ये अगेंस्ट द फील्ड है, इसीलिए पोटेंशियल को
एब्सोल्यूट पोटेंशियल पोटेंशियल को आमतौर पर नेगेटिव में लिखा जाता है, और वो इस सेंस में कि ये अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव के लिए भी ये नेगेटिव का सिंबल यूज़ होता है। लेकिन बुनियादी वजह ये है कि चूँकि ये तो मैंने अपने फोर्स की वजह से ये सारा वर्क डन कैलकुलेट किया है। अगर मैं ग्रेविटी के पर्सपेक्टिव से देखूं तो एट एनी इंस्टेंट वो फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है और डिस्प्लेसमेंट हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में है। सो दैट्स व्हाई आई नीड टू पुट अ नेगेटिव साइन हेयर, एंड दैट इज़ द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। और इसी से आप फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको सिंपली मास पे डिवाइड करें। सो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के दरमियान रिलेशन आप जानते हैं, दैट इज V, that is absolute potential, and that is U divided by M, और U की वैल्यू ये है -GMEM डिवाइडेड बाई RE टाइम्स M। M और M कैंसिल हो जाएंगे, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है दैट इज -GME डिवाइडेड बाई RE, और इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर। बहरहाल अगर हम अर्थ की सरफेस यहाँ पे लें और अर्थ की सरफेस किसी हायर अल्टीट्यूड पे लें, कहीं पे K2 के ऊपर, या बिल्कुल लोअर अल्टीट्यूड पे लें कराची या किसी सी सरफेस के ऊपर, तो वहाँ पर इसकी वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं, बिकॉज़ RE की वैल्यूज़ जो हैं हम अगर अर्थ को यूनिफॉर्म स्फीयर रिज्यूम कर लें फिर तो ठीक है, हर जगह एब्सोल्यूट पोटेंशियल अर्थ की सरफेस पे एक जैसा होगा। लेकिन अगर अल्टीट्यूड चेंज होता है तो फिर इस पे फ़र्क पड़ सकता है। बहरहाल दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट एब्सोल्यूट पोटेंशियल। आप अपने कॉलेज के अपने क्लासरूम के फ्लोर का एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। ये बात याद रहे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, हम आगे एस्केप वेलोसिटी पढ़ेंगे, लेकिन इसकी एक डिफिनीशन ये भी याद रखें कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ, दिस इज़ द वर्थ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m in joules to take it from the surface of earth to a point outside the field. So this is how we calculate absolute potential energy, and इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का ऐसे सिस्टम्स में जहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं, जहाँ पर एनर्जी लॉसेस होती हैं। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा ताला प अमान ज़िंदगी वस।